आता एक एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत आपण बघणार आहोत, कारण महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरून पदमुक्त झाल्यावर भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मनामध्ये नेमकं चाललंय तरी काय. कोश्यारींच्या वक्तव्यांवर विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपांपासून अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पहाटेच्या शपथविधीपर्यंत पडद्यामागच्या घडामोडी, नेमकं काय घडलं, त्यावेळी कसे निर्णय घेतले गेले, या सगळ्यांबद्दल बोलण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि त्यांच्याशी एक्सक्लुझिव्ह संवाद साधतायत आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूर. थेट जाऊया. अश्विन, माझ्यासोबत पदमुक्त झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी साहेब आहेत. थेट देहरादून इथून ते माझ्यासोबत जुळले गेले आहेत आणि मी त्यांना थेट प्रश्नापासूनच सुरुवात करतो. कोश्यारी साहेब, माझी इच्छा होती की मराठीत हा पूर्ण इंटरव्ह्यू व्हावा, मात्र ज्या अर्थी आपण हा मोठा इंटरव्यू करणार आहोत, अनेक प्रश्न विचारायचे आहेत, म्हणून हिंदीमध्येच आपण तो करूयात. कोश्यारी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जिस प्रकार आपने राज्यपाल या राजभवन और जनता के बीच की जो दूरी थी वो पिछले 3.5 साल में खत्म कर दी थी, जनता को एक्सेस दिया था. आपकी कोशिश थी कि एक जनता का राज्यपाल करके मैं इस राज्य में, महान राज्य में सामने आऊं और याद किया जाऊं. लेकिन आपके जो विवादित बयान थे, उन बयानों की वजह से आपकी ये कोशिश, इस कोशिश को एक चोट पहुंची. आप लोकप्रिय के सबसे ज्यादा विवादित राज्यपाल के तौर पे अब जाने जा रहे हैं. इसको आप किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे महाराष्ट्र जैसे इस महान प्रदेश का राज्यपाल बनाने का अवसर दिया. अब फिर मैं महाराष्ट्र की महान जनता को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, मैं सोचता हूं कि उसके आगे किसी प्रकार का कितना ही कोई विवाद हो, वो कहीं टिकता नहीं, बैठता नहीं. और विवाद जिनने करने वो करने हैं, नहीं भी होगा तो भी विवाद करेंगे. इसलिए मैं जो काम करता हूं वो जनता के हित में करता हूं. यदि कहीं मेरे से कोई गलती होती है उसके लिए तुरंत अपोलोजाइज करता हूं. बाकी बोलने वाले तो भारत आज़ाद है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है. मैं किसको रोक सकता राज्यपाल के नाते. राज्यपाल नहीं होता तो मैं बताता कि विवादित वो है कि मैं हूँ. इसलिए ये कहना कि आप विवादित रहे, ये अपने आप भी मैं नहीं सोचता कि सही है. ठीक है कि कोई विवाद खड़ा कर दे, अरे मैं वो विवाद में पड़ा क्या कहीं, क्या मैंने उस विवाद में कोई प्रत्युत्तर दिया क्या. तो इसीलिए वो, क्योंकि वो राज्यपाल की मेरी सीमाएं हैं, मैं बोल नहीं सकता. और इसलिए किसी चीज़ का जहाँ मेरे से थोड़ी कहीं गलती हुई हो तो मुझे कोई क्षमा मांगने में, अपोलोजाइज करने में कभी देर नहीं लगती है. मैं उनमें से नहीं हूँ कि गलती करूँ और उसको पकड़े रखो. लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास की अगर बात करें तो इतने विवाद किसी भी राज्यपाल के साथ नहीं जुड़े. इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2019 से ही, जब आपने रातों रात की वो शपथ ग्रहण समारोह आपके, या सुबह तड़के की बात करेंगे हम, तड़के वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ. सवाल पूछे गए कि आखिर जब शपथ ग्रहण समारोह या कोई नई सरकार आती है, नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में एक धूमधाम दिखती है, एक बड़ा इनविटेशन भेजा जाता है, लेकिन रातों रात इस तरह गुपचुप शपथ क्यों दिलाई गई, क्या उसका कारण था? पहले तो बात यह है कि इतने दिनों बाद भी यदि आप रातों रात कहेंगे तो आप मेरे साथ नहीं, स्वयं के साथ अन्याय करेंगे. अपने जो एबीपी माझा है, जिसके लिए मैं लोगों से कहता रहता हूँ पाहत रहा एबीपी माझा, तो ये उसके साथ भी अन्याय करेंगे. रातों रात कोई शपथ नहीं, सुबह शपथ हुई. मेरा काम था, जो मुझे कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि अजित पवार जैसे इतने वरिष्ठ नेता और अपने दल के नेता अपने दल के लोगों की लिस्ट लेकर के आते हैं, शाही में दस्तखत किए हुए हैं, मेरे पास लाते हैं और कहते हैं कि हम देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हैं. मुझे देखा इनकी संख्या पूरी हो जाती है. तो मैंने कहा ठीक है, आप शपथ लो, क्योंकि काहे को राज्यपाल शासन लागू करना है. उन्होंने कहा शपथ ले लो. तो उन्होंने कहा हम सुबह जल्दी लेते हैं. मैंने कहा ले लो, तुम जब चाहो, वो तो मर्जी उनकी है, मेरी थोड़ी मर्जी कि तुम इस समय लो कि उस समय शपथ लो. ये तो राज्यपाल कभी नहीं बोलता, किसी राज्यपाल ने नहीं बोला होगा. जब कोई मुख्यमंत्री के लिए आ जाता है, और चाहे अनेक दलों का हो, एक दल का हो, 2 दल का हो, और हम कहते हैं कि ठीक है ले लो, और हम देखते हैं कि कोई भी शपथ लेता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आप बहुमत सिद्ध करो. ठीक है, हो सकता है मैंने समय कुछ ज़्यादा दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम कर दिया. हमने जब शपथ उनके देखा कि नहीं बहुमत नहीं आते हैं
तो स्वाभाविक है जब तक कोई दूसरा तैयार नहीं है, कोई दूसरी तैयारी की हमको संतुष्ट नहीं है, तो तब तक के लिए राज्य राष्ट्र शासन लागू कराने का मेरा कर्तव्य था। उसके लिए अपनी राय देना और अपनी रिकमेंडेशन करना, अगर नहीं करता तो कैओस पैदा हो जाता। इस कारण से हमने किया। और आपको पता है कि उसमें क्या स्थिति थी, कितने दिन लगे लोगों को अगाड़ी बनाने में, सहमत बनाने में। क्या कोई मैंने गलत किया क्या? लेकिन आया कि चूंकि मैं बोल सकता नहीं था, आप लोग भी चूंकि ऐसे कामों में अच्छा मीडिया में आनंद आता है, थोड़ा सा चुस्की ले लो, बजा ले लो, है ना। नहीं, अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, बात वो नहीं है कोश्यारी साहब, बात यह है कि रातों रात, मैं इसलिए रातों रात कह रहा हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ वो रात में हुआ। अजीत पवार वहां गए, फिर देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, फिर रात भर जो है सलाह मशवरा होती है, जो भी फॉर्मूला बनता है, फिर आपके पास सुबह आते हैं। देखिए, उस घटनाक्रम को अगर आप बता पाए अभी तो। आप बताओ, रात को मेरे पास आते हैं देवेंद्र और वो लिस्ट लेके आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम बहुमत सिद्ध कर लेंगे। मैंने कहा भाई देखो ठीक है, आप नेता हैं, क्योंकि मैं परेड तो कराना सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर रखा है। उन्होंने कहा बहुमत तो विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, बहुमत के राज्यपाल के आगे जाकर के, राष्ट्रपति के आगे जाके थोड़ी सिद्ध होता है। तो उससे स्वाभाविक है कि मैं एमएलए को बुलाना पहले से भी ऊपर से कहा गया ठीक नहीं है। तो अगर हम संतुष्ट हैं, उसका सीधा अर्थ है कि कोई दूसरा नहीं है, लग रहा है कोई बोल रहा है, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं कहता तुम आओ, शपथ लो और इतने दिन में अपनी बहुमत सिद्ध करो। कहाँ गलत क्या मैंने, कोई संविधान विशेषज्ञ बोले ना। लेकिन महाविकास आघाड़ी भी तो दावा कर रही थी, आरोप यही कर रहे थे कि इतने जल्दबाजी में राज्यपाल ने शपथ दिलाई, हमको मौका क्यों नहीं दिया गया, हम भी कोशिश कर रहे थे, हम भी गए थे राज्यपाल के पास। मेरे पास जब उनके दल का एक व्यक्ति, उनका प्रमुख व्यक्ति कहता है, उनके दल का नेता कहता है, तो मैं सोचता हूं कि उसके बाद उनका कहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और वो व्यक्ति अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो कहे को इतना इम्पोर्टेंट दे, फिर तो उन्होंने उसी को गले लगा लिया। अगर वो गलत था आदमी, जो हमको बोल रहा था वो इतना गलत था, पापी था, गड़बड़ था, उसको गले क्यों लगाया, उसको डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? तो आप फिर अजीत पवार डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे नहीं। अजीत फैक्टो मतलब डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ही तो थे ना। कोई खबरें जानकारी आप तक तो आती ही होंगी उस समय। डिफैक्टो थे कि वो सुबह 8 बजे से काम करते थे, रात के 12 बजे तक काम करते थे, कोई दूसरा तो मैंने काम करते देखा नहीं। मैं तो आखिर मुख्यमंत्री जी तो कभी आते भी नहीं थे, सुबह लोग कहते थे ऑफिस में। अच्छा, या हो सकता है आपकी जानकारी हो, रोज आते हो तो मैं आपको नमन करता हूँ अगर आपको अच्छी जानकारी हो तो मुख्यमंत्री आप कहते हैं मुख्यमंत्री आपके पास नहीं आए, मुख्यमंत्री आपको मिलने नहीं आए। मुख्यमंत्री देखो छोड़िए, मुख्यमंत्री सीधी सी बात है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने कहीं संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हाँ, समय मैंने ज्यादा दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम कर दो, मैंने कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो ये तो नहीं कहा कि तुमने गलत कर रखा है, उन्होंने समय कम दो। उसने कहा कि तुमने गलत शपथ दिलाई, रातों रात क्यों दिलाई? उन्होंने कहा कि आप इतना समय मत दो इनको, समय की बात हो सकती है। इसलिए इंटरप्रिटेशन क्या करना, महाराष्ट्र जैसे लोग इतने, जहाँ के लोगों की पूजा करनी चाहिए, जहाँ लोकमान्य तिलक हुए हों, जहाँ अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर हों, इसी युग में, पुराने युग की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के समय में है। और वहाँ उस पॉइंट को किसी ने देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना, समय ज्यादा दे दिया है, कम कर दिया। लेकिन सवाल या आरोप यह भी हुए कि उस समय आज पर राजनीतिक दबाव था, आप दबाव के चलते भाजपा की सरकार लाने के लिए काम कर रहे थे। किसी दबाव में काम नहीं करता है, आज तक हमने किसी दबाव में नहीं किया। आज हम महाराष्ट्र गए भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेम, स्नेह और उनके एक प्रकार से विश्वास के कारण से गए, हम दबाव में गए नहीं। हाँ, दबाव हम जनता का मान सकते हैं। हमारे उत्तराखंड की जनता ने कहा नहीं आप जरूर जाइए। मैं तो 2016 में कहते थे मैं राजनीति नहीं करूंगा 19 के बाद, तो कहां से दबाव हो गया? तो कहां से मैं दबाव की राजनीति करूंगा? लेकिन सवाल यही था कि इस तरह क्यों किया गया, छुप छुपा? रात सुबह तो 8 बजे लोग उठे भी नहीं थे तब शपथ लेनी गई थी। ये तो आप ये प्रश्न मुझसे मत पूछे, जो मेरे पास आ रहे हैं और मेरे पास कह रहे थे जिम्मेदार आदमी, और मैं संविधान के हिसाब से ही मैंने कहा ठीक है, दल है, आप कह रहे हो तो ठीक है, आप अपना बहुमत सिद्ध करो। इसमें कहाँ दबाव हो गया, इसमें कहाँ 8-7 का बदलाव हो, तो वो जाने मुख्यमंत्री का काम है। वो 7 बजे ले, 5 बजे ले, रात के 12 बजे ले, मेरा काम थोड़ी है किस में ले हो। नहीं, जितनी फुर्ती से आपने शपथ दिलाई या जो आपने काम किया, मेरा सवाल यह है कि उतनी फुर्ती से आपने महाविकास आघाड़ी सरकार के जो काम थे, उदाहरण के तौर पर 12 विधायकों की फाइल पर आपने हस्ताक्षर जाते जाते तक किया। मैं तो जाते भी नहीं करता। क्यों? जिस दिन कभी अगर वो कोर्ट उसकी संज्ञान लेगा
कि राज्यपाल को पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, और 5 पेज का लिखते हैं और कानून से कहते हैं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और अंत में लिखते हैं कि एक्सेप्ट इट विद इन 15 days और अर्लिएस्ट। क्या राज्यपाल की कोई महिमा नहीं है? क्या गरिमा नहीं है? क्या राज्यपाल कोई नौकर है? रबर स्टैंप है उनका पूर्व मुख्यमंत्री का। लोग बोलते हैं कि केंद्र का रबर स्टैंप हो गया राज्यपाल, तो केंद्र का कहाँ हो गया? तुम तो अपना रबर स्टैंप बनाना चाहते हो। क्यों बनना चाहिए उसको किसी का रबर स्टैंप? चाहे केंद्र हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ठीक है। विधानसभा का बताइए, मैंने कितने बिल रोके उनके तो मैंने हजारों सैकड़ों मिल के रात के 12 बजे करते थे। मैं रात के 12 बजे दस्तखत करता था, लेकिन आपने कभी किसी ने भी वहाँ के, चाहे मीडिया हो चाहे वहाँ के बुद्धिजीवी हो, उन्हें किसी ने कोशिश भी नहीं की गहराई में जाओ। एक राजनेता ने किसी ने बोल दिया, क्योंकि उसमें मजा आता है, चटपटी बातें होती हैं। 12 विधायकों की जो फाइलें वो प्रलंबित ही है ना, वो मैंने तो बोला ना आपको। वो क्यों नहीं किया आपने? ये सवाल है। वो जो पत्र है, पत्र तो विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर लिखा गया था। बात क्या बात है, पहले का जो पत्र है, मैंने आज तक बोला नहीं किसी से। जी खुल के बोलिए, आप तो आप बोल सकते हैं। नो, खुल के मैं कोई बात बिना खुली नहीं बोलता हूँ। सवाल यह है कि 12 MLC के लिए आप पत्र लिख रहे हैं और उसमें धमकी दे रहे हैं, तो मैं क्यों करता उसको? पत्र क्या होना चाहिए था? 5 लाइन का होना चाहिए था कि हम इसी प्रकार से ये हैं, इनके नाम भेज रहे हैं और ये इनके बायोडाटा है। ओके, आप मुझे धमकी दे रहे हो कि 15 दिन के अंदर करो या उससे पहले करो। हुआ रही तो डिसाइड कि मैं 15 दिन में करूँगी, 100 दिन में करूँ, 10 दिन में करूँ, 15 घंटे में करूँ? क्या राज्यपाल को ऐसा निर्देश दिया जाता है क्या मुख्यमंत्री की ओर से? आपको अच्छा लगता है तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। तो उस पत्र को लेकर ही आपने ये फैसला लिया नहीं? इसीलिए मैंने कहा। और कि किस नाम पे आपको आक्षेप था कि ये जो किसी 12 नाम से नाम? आक्षेप से मतलब नहीं मुझे। वो जो उसका तरीका था पत्र का, वो अपने आप ही राज्यपाल की गरिमा के खिलाफ था। लेकिन भगत सिंह के खिलाफ नहीं, राज्यपाल की गरिमा के खिलाफ। बिल्कुल, लेकिन संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो उन 12 विधायकों को भी तो आपने कई लंबे समय तक वो पूरा मामला प्रलंबित रखा, वो तो क्लियर करना चाहिए था। प्रलंबित नहीं रखा उन्होंने, बीच में किसी का नाम बदल दिया, बीच में किसी को राज्यसभा भेज दिया, बीच में किसी को विधान परिषद भेज दिया। तो मेरा कहाँ दोष है? वो खुद ही बीच बीच इधर से उधर कर नाम बदलते रहे। अरे वो खुद तो वही खुद ही खुद कर, उनके क्यों नहीं पूछते हो तुमने नाम क्यों बदला? तुम क्यों स्टिक दे रहे कि ये 12 नाम करो? आपको क्या लगता है, आपने जानने की कोशिश की नाम बदले क्यों जा रहे थे ये? मैं क्यों करूँ कोशिश? उनका काम है, तुम करो, आप लोग करें। लेकिन कोश्यारी साहब, सवाल ये भी है ना, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे पत्र लिखा गया मेरे बारे में या राज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंची, इसलिए मैंने ये निर्णय नहीं लिया। लेकिन और भी कई मामले, जैसे विधानसभा अध्यक्ष पद की अगर हम बात करें, उस चयन की अगर बात करें, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस समय आपसे ये गुजारिश की गई थी कि विधानसभा अध्यक्ष पद का चयन जल्द से जल्द हो, लेकिन आपने वो विषय सुप्रीम कोर्ट के हवाले करते हुए कहा कि ये नहीं कर सकता। गणेश जी, अगर वो सही होता तो क्या इतने वरिष्ठ नेता वहाँ जिन्होंने देश दुनिया की राजनीति किए बैठे हुए हैं, क्या वो करवा के नहीं बैठते? वो अपने आप में ही, उसमें भी जो पत्र है, अगर कभी आपको मिलेगा कि कृपया प्लीज एक्सेप्ट इट बिफोर 6 PM। व्हाट इज दिस? एक्सेप्ट इट बिफोर 6 PM, क्या मतलब है इसका? आपको लगता नहीं कि ऐसे लोगों को आपने नंगा करना चाहिए? कैसे लिखा जाता है राज्यपाल को? आप इसको करिए लिख देते, ठीक था। और फिर वैसे भी मैं जब उनको कह रहा हूं अपने अधिकार के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, महाराष्ट्र के कानून के भी हिसाब से, कि आप राष्ट्रपति उसका विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करिए, तब वो कहते हैं हम अभी नहीं करा सकते। जब उन्होंने तब नहीं करा सकते कहा, तब आपने नहीं पूछा उनसे कि भाई जब आपको राज्यपाल कह रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, उनकी सुविधा नहीं थी, नहीं कराए, मैंने कोई एक्शन भी नहीं लिया। अब नहीं कराते हो मत कराओ। अब आप पूरा विधानसभा में नियम ऐसा बदलते हो कि मुख्यमंत्री ही जो है सब करेगा। क्या मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष की वो करेगा? विधानसभा अध्यक्ष के अंडर मुख्यमंत्री होता है, वो काम गवर्नर का है, टू प्रोरोग द असेंबली, टू समन द असेंबली। ये राज्यपाल का अधिकार है। आप वो अधिकार मुख्यमंत्री अपने आप ले लेंगे? ये अच्छा है क्या? कानून में ठीक है क्या? ये तो विधायक बदला, आपको अपमानित किया, इसलिए तब आपने निर्णय नहीं लिया। लेकिन अब भी जब विधानसभा अध्यक्ष पद, मेरा सवाल नहीं, आप ये मत बोलो आपको अपमानित किया। मेरे को कोई अपमान नहीं होता है। मैं कभी मान अपमान के लिए काम ही नहीं करता हूँ, मैं काम के लिए काम करता हूँ। लेकिन संबंध तो बिगड़े। ये संबंध, मेरे संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं सबसे। मेरे पास हमेशा क्या कहते हैं, सभी आते हैं, भुजबल जी भी आते हैं, प्रफुल्ल पटेल भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, सब आते हैं।
मेरे संबंध किसी से खराब नहीं। उद्धव ठाकरे आदित्य आदित्य ठाकरे तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे जैसा है, मेरा इतना प्रिय है वो, है ना, इसलिए संबंध कहाँ से खराब हो गए। लेकिन जो हमला, जो आरोप, जो टीका आप पर की, राजनीति में आरोप तो होते ही हैं। जब किसी के मन की नहीं होगी तो बच्चा भी गाली देने लगता माँ को। हाँ, तो बुरा लगता था आपको जब ये सब चीजें हो रही थी, या आपने मैं जवाब तो नहीं दे पा रहे थे? देखिए गणेश, मैं कोई अच्छाई बुराई के लिए काम नहीं करता। न मुझे अच्छाई चाहिए न मुझे बुराई चाहिए। अच्छा हो बुराई लोग करें तो और अच्छा लगता है, उसे बल मिलता है। अच्छाई करें तो खाली आदमी फूला नहीं समाता है। तुम ही हो सब कहा है, और अंत में गिरा दिया नीचे। तो इसलिए मुझे अच्छाई बुराई के लिए नहीं करता। जो चीज़ मैंने उचित समझी वो मैंने किया। हाँ, तुमने कहा भाई विवादित, मेरे एक आध बयान अगर कहीं गलती हुई तो मैंने उसके लिए तुरंत ही अपोलोजाइज किया। अब जहाँ मेरी गलती ही नहीं है, अब मैंने कहा कि वो उनके गुरु थे समर्थ रामलाल, हमने ही पढ़ा, तुमने ही पढ़ा, सबने ही पढ़ा। अब अगर आवाज में नहीं मानते, अगले दिन मैंने बोल दिया कि हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और यदि कोई मेरे उसमें आपको गलत लगता हो आप मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए, मुझे क्या है, मैं तो हमेशा सीखने को तैयार रहता हूँ। एवर 81 की एज में मैं सीखने को तैयार हूँ। ये विवादित बयानों पर मैं आता हूं, उससे पहले मेरा विधानसभा अध्यक्ष पद को सवाल एक रह गया। उसमें मेरा सब सवाल यही है कि आपने उस समय भी विधेयक बदला, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए निर्णय नहीं लिया, लेकिन अब जब नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ उस समय भी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रलंबित ही था, तो आपने वो तुरंत निर्णय नहीं लिया। मुश्किल ये है कि अब अगर मैं तुरंत निर्णय नहीं लूंगा तो आप उस पर प्रश्न उठाएंगे, मैं तुरंत निर्णय लेता हूं तो भी आप प्रश्न उठाएंगे। तो आपको तो चूंकि प्रश्न उठाने हैं, प्रश्न नहीं उठाएंगे तो फिर आगे चलेगा कैसे? बुक रहने से तो चलेगा नहीं। तो इसलिए जो मैंने उचित समझा वो मैंने उचित किया। एक सवाल या आरोप आप पे लगातार होते रहे कि आप राज्यपाल होने के नाते सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते रहे। आप जैसे डिफेक्टो सीएम आप अजीत पवार को बता रहे थे, आप भी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, अधिकारियों को बुला रहे थे, फाइलें मंगा रहे थे, ऑब्जेक्शंस कर रहे थे, यानी सरकार के काम में कहीं ना कहीं आप रोड़ा डाल रहे हैं। पहले वालों, क्या आपको किसी अधिकारी ने ये कहा कि राज्यपाल? राजनीतिक आरोप फॉलो ना, राजनीतिक आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। आप अधिकारी से फाइलों की बात कर रहे हैं, किसी अधिकारी को बोलो। महाराष्ट्र के राज्यपाल को इतने अधिकार है, वो ट्राइबल्स के सारे विशेष अधिकार, उसके अंदर मैंने महाराष्ट्र में 23,000 लोगों को घर दे, मैंने महाराष्ट्र के जो उनके एफआरए के अंदर उनके केसेज होते थे, पहले डीएम सुनता था, अपील भी डीएम क्या होते थे, मैंने नेम बदल कर मैंने कहा वही आदमी कैसे अपील सुनेगा, मैंने कमिश्नर को दिया। कितने खुश है ट्राइबल, पूछे उसे, नरहरी जो उसके आपके उपाध्यक्ष हैं उनसे पूछे कि इज हैप्पी और नॉट, उससे पूछे कि क्या आपके लिए कुछ क्या की नहीं भगत सिंह कोश्यारी ने ट्राइबल्स के लिए अपने अधिकारों के अंदर। आप अच्छाई तो देखते ही नहीं। मैंने उनके गांव ठान का नियम पढ़ करके, पेशा का नियम पढ़ कर, एफआरए का नियम पढ़ करके, मैंने उनके कानून में जो पार्लियामेंट करते वो काम मैंने भी किया, क्योंकि उसमें जो अधिकार था। लोग कोर्ट में, कोर्ट ने उसको उनका रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो उनके हित में ही सब काम किए। लेकिन ये सब तो आपके विवादों में छुप गए ना, ये जो आपके काम थे वो 3.5 साल के। किसी को विवाद ही खड़ा करना हो, किसी को उज्जवल पक्ष देखना ही नहीं हो, किसी को अमावस्या ही अमावस्या देखनी हो तो देखता रहे। जिसको चंद्रमा का पूर्णिमा देखने, पूर्णिमा से देखेगा, जिसकी आदत है अमावस्या देखने की वो अमावस्या देखेगा। लेकिन बयान तो आपके थे। फिर मैंने बोला ना, जिसकी आदत है अमावस्या देखने की वो अमावस्या देखेगा, जिसकी आदत है पूर्णमासी देखने की वो पूर्णमासी देखेगा। नहीं, कोश्यारी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बयान तो आपके ही थे। शिवाजी महाराज को लेकर जो बयान आपने दिया उसको लेकर आपसे दरकिनार तो भाजपा के नेता ही करते हुए नजर आए। देखिए, उदयन राजे भोसले दिल्ली तक पहुंचे, आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस ने उनका समर्थन किया, सभी लोगों ने तो कहा कि हम इससे देवेंद्र फडणवीस के आपके मीडिया में क्या ध्यान रखा करो, उन्होंने कहा कि उनके उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैंने आपके उसमें भी सुना है, अखबार में भी पढ़ा है, और आप केवल एक तरफा कह रहे हो। उदयन राजे उनकी पार्टी के हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनको बातचीत करूंगा, उनको समझाऊंगा। और आपको पता है कि बाद में उदयन राजे ने कोई बयान भी नहीं दिया, ठीक है नहीं। इसलिए ये जहाँ तक किसी एक आध नेता ने कहा होगा कि भाई हम सहमत नहीं है, स्वाभाविक है वो सहमत नहीं होंगे। उनको लगा होगा कि दूसरे विपक्ष के लोग जो है गोयबल की तरह से 100 झूठ बोलते जाएंगे, तो गोयबल से कहता था 100 झूठ बोलो तो सच हो जाता है। तो इसलिए वो क्या बैठे होंगे, कहे होंगे उनका। लेकिन उस बयान पे आपको लगता नहीं कि बयान गलत था? देखे, मैंने जो बोला है वो सही बोला है, ठीक है नहीं, मैंने एकदम सही बोला है। क्योंकि मैंने कहा हमारे इस जमाने में
छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारे ज़माने में, महात्मा गांधी को हमारे ज़माने, सुभाष चंद्र बोस जी को हमारे ज़माने में, नेहरू जी को लोग आइकल मान के चलते थे। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भाई पुराने हैं तो उसमें शिवाजी का नाम आ गया तो लोगों को एकदम उसका पतंग कर पड़ा। मैंने कहा नए लोग लो। अब मैं ये कहूँ कि साहब वो हॉकी में ध्यानचंद थे, आगे आज कोई हॉकी नहीं हुआ तो बोल ही नहीं होगा। मैं कहूँ कि वो राज कपूर थे, उसमें फिल्म में अशोक कुमार ही थे, वो तो आज देखेंगे कि भाई आज का आइकन तो वो है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। तो आज नहीं होना चाहिए, केवल अतीत भी चाहिए, अतीत का आदर करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो वर्तमान कर रहा है उससे भी सीखना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? लेकिन भाजपा के नेता तो दरकिनार करते हुए नजर आए ना। क्या उनको लगने लगा था कि भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा का नाम अगर जुड़ेगा तो भविष्य में तकलीफ होगी, इस वजह से वो दूरी बनाए नजर आ रहे थे? देखिए, मेरे से किसी की कोई दूरी नहीं रहेगी, ये आप लोगों को लगता है दूरी, ये हमको कहीं ना कहीं। समर्थन में बयान तो नहीं आया वैसे। मैंने कहा ना, समर्थन कोई मैं अपेक्षा भी नहीं करता। और आपको पता नहीं, देवेंद्र से पूछ लीजिए, मैंने उनसे कहा कि आप कृपा करके कोई बयान मत दीजिए। कोई भाजपा के व्यक्ति ने थोड़ी तो कुछ बोला था, वो तो गवर्नर ने बोला था। गवर्नर तो जिस दिन गवर्नर बना उस दिन उसने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और आज भी उसने कोई सदस्यता नहीं ले रखी है। तो ये कहाँ से भाजपा की बात कर रहे हो? लेकिन आपके हर बयान को बहुत बारीकी से दिखा गया। आपने गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी लोगों के बारे में बोला उस बयान पे को लेकर एक तरह से आंदोलन किए गए, सड़कों पर लोग उतर आए। एकदम सही है, एकदम सही है। और इसीलिए मैंने अगले दिन ही मैंने कहा अपोलोजाइज, और सारी जनता ने विषय उसी दिन खत्म कर गया। महाराष्ट्र की जनता ने उसी दिन खत्म कर दिया। वो महान जनता है। मैं जब महाराष्ट्र गया तो मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, मैंने कहा देखिए मुझे महाराष्ट्र में ऐसा लगता है मैं उत्तराखंड में आ गया हूँ, इतने सरल लोग हैं, इतने सज्जन लोग हैं। और किसी ने कुछ नहीं कहा उसके बाद। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो उसका पूरा दूसरा पार्ट जो बोलना चाहिए था कि भाई यहाँ के जो भी व्यक्ति जहाँ शरण लेता है, चाहे वो महाराष्ट्र, गुजरात में ले, महाराष्ट्र में ले, उत्तराखंड में ले, कहीं भी ले, उसको उस भूमि के प्रति होना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बयान तब पूरा होता वो। लेकिन चूंकि अतिरेक में कुछ बोल चुका, मैंने कहा कि आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मुझे कभी भी अपनी गलती के लिए माफी मांगने में उससे भी कम करता हूँ, लेकिन कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं, आते हैं तो आई इमीडिएटली व्हाट इज। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने जो भी किया संविधान के नाते एक सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा। लेकिन आपको लेकर लगातार आंदोलन, टीका, आरोप, आप पर हमले किए गए, ऐसा क्या हुआ? आपने कहा आपने फाइलें रुकाई नहीं, सरकार का काम कभी रोका नहीं, तो ऐसा क्या था भगत सिंह कोश्यारी में कि महाविकास आघाड़ी आप पर लगातार हमले करते रही? आप बयानों का भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। क्या हो गया था ऐसा, या किस तरह ये रिश्ते खराब हुए कि लगातार आप पर हमले हुए गए? मैं किसी अघाड़ी पिछाड़ी से रिश्ते बनाने के लिए नहीं गया था। मैं संविधान का पालन करने के वहाँ गया था। मैं महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए वहाँ गया था। और आप अगर पिछले 30 साल का या 40 साल का इतिहास देखें, मैं सोचता हूँ कि 1200 दिन में 1100 से ऊपर जिसने कार्यक्रम किए हों, सारे जिलों को कोरोना के बाद घुमाया हो, कि कभी आपने सिंदखेड़ राजा का नाम आपने तक नहीं सुना होगा, जहाँ जीजाऊ का जन्म हुआ, माँ जीजाऊ का। मैं वहाँ भी गया। शिवनेरी नहीं, मैं वहाँ बता रहा हूँ कि जहाँ माँ जीजाबाई का जन्म हुआ है ना, सिंदखेड़ राजा का, तो आप लोगों ने भी, पत्रकारों ने भी नाम नहीं सुना होगा। औरों की तो बात ही छोड़ो, आप बहुत तो मैं कह रहा शिवनेरी भी मैं छोड़ो ना, इसलिए कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपको, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं, हम तो सारी प्रेरणा ही उनसे लेते हैं। इसलिए उनके बारे में मतलब मैं श्रद्धा रखूं। लोग शिवनेरी में अपने घर के, कोविड में अपने घर के अंदर छिपे हुए थे। मैं कोविड के अंदर क्यों चला गया शिवनेरी? मेरे को तो कोविड नहीं हुआ, मैं कोविड के अंदर ही क्यों सिंहगढ़ चला गया? इसलिए कि मेरी श्रद्धा है, मेरी आदर है उनके प्रति। नहीं, मेरा सवाल यह है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सरकार के बीच का ये संघर्ष फिर आखिर हुआ क्यों, कहां तक ये पहुंचा? इतना तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए। आप बताइए। इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए। वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, केरल हो, कोई तमिलनाडु हो, कहीं पर भी हो, स्वाभाविक रूप से जो सत्ता दल, अगर विपक्ष का सत्ता दल है, केंद्र की किसी दूसरे का शासन है, उनके मस्तिष्क में ये जैसे एक बात दिमाग में आती है कि देखो भाई, ये राज्यपाल जो है मानो कोई सेंटर का वो है,
ये उनके हिसाब से चलता है। कुछ हुआ होगा वो तो तभी? सुनना ही नहीं। ये कोई दल कहीं हो, केंद्र में अगर कोई दूसरा दल होता तो शायद जो आज है वो भी ऐसा करते हैं। तो ये कोई इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, और इसको कोई मैं इसको जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेता हूँ। और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राजनेता कोई दुश्मन नहीं है आपस में। लेकिन दुश्मनी तो दिख रही थी मैं जब आप कहीं थे भी उस नहीं, कार्यकाल में। कहीं भी नहीं दिख रही। आज वो मेरे बहुत परम मित्र हैं। आज लेकिन भी- जो संघर्ष और हुआ, आज- आपको संविधान नहीं पालने वाला राज्यपाल भी कहा गया। ओहो, मैंने कहा ना, संविधान नहीं पालने वाले हम और वो कौन होते हैं? हम और वो तो कहेंगे जब हमारे इंटरेस्ट सिद्ध होंगे तो हम पूजा करेंगे, हाँ ऐसे राज्यपाल तो कोई है ही नहीं। जब हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज चली जाएगी तो हम क्या स्तुति करेंगे? हम निंदा ही तो करेंगे। तो ये इसलिए ये इट्स बट नेचुरल। और इसमें क्योंकि निंदा में स्वाभाविक है कि हमारे मीडिया का काम है कि जहां जहां छेद देखो, छेदों को देखो। कंट्रोवर्सी की अरे बात सुनो, नहीं, हम तो रिपोर्ट करते अरे हैं मैं बदलता। गणेश जी सुनो, हम लोग सुंदर मणिमय भवन नहीं देखते हैं, सीटी जैसे अंदर मणिमय भवन में भी छेद देखती है। तो ऐसे ही अगर पत्रकार नहीं देखेगा तो काम कैसे चलेगा? नहीं, हमको तो खबरें मिली तो हमने खबरें दिखाई। इसीलिए- कोश्यारी साहब, मेरा सवाल इसलिए वापस ये है कि आप कह रहे थे कि अजीत पवार डिफेक्टो सीएम के तौर पे थे। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं थे। वो मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा कि No. वो आपने अभी No. एक इंटरव्यू में कहा मैं कि कभी नहीं मुख्यमंत्री कहा। पद के लिए वो मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने उनसे अच्छा, कहा, मुख्यमंत्री- मैंने उनसे ये कहा और आपसे भी कह रहा हूं कि वो मुझे हमेशा कहते रहे, मेरे पास आते थे, बोलते थे कि ये मजबूरियां थी, ये मजबूरियां थी, ये मजबूरियां थी। क्या मजबूरियां थी? वो कहते थे कि मुझे जो है शिव सैनिक को गद्दी पर, पब्लिक में भी कहा उन्होंने, मुझे बाड़ा साहब कह गए शिव सैनिक को बैठाना है। तो मैं उनसे कहता था कि भाई तुम बन गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान तो रखो ना, बाड़ा साहब ने तो शिव सैनिक को कहा था, कोई शिव सेनापति को थोड़ी कहा था। तो मैं एक मित्र के नाते, छोटे भाई के नाते, जो भी हो मुझे पिता तुल्य मानते थे, उस नाते जैसे भी हो हमारा स्नेह प्रेम था, मैं बोलता था स्नेह प्रेम के नाते से। और उनका इसीलिए क्या जवाब रहता था? उनका जवाब छोड़े, इतनी दीर्घ से जवाब से इसीलिए थोड़ी आए हो। नहीं, मेरा सवाल ये है कोश्यारी साहब कि आप 3-3.5 साल आपने उस सरकार को देखा है, 3 पार्टी की सरकार चली। उस सरकार में आखिर ऐसी क्या चीजें हो रही थी जो आपको लग रहा था कि गलत हो रही हैं? देखिए, ये मेरा आकलन करने का काम नहीं है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जनता जानती है। इसका उत्तर ना आप अभी बोल सकते हैं फिर खुल बोला के। ना, क्यों बोल सकता हूँ? ये इसका उत्तर जनता देती है। कोई सरकार हो, केंद्र की हो, प्रदेश की हो, कोई भी हो, ना मीडिया वाला दे सकता है, ना बड़े बड़े कॉलमनिस्ट दे सकते हैं, ना बड़े विद्वान दे सकते हैं, है ना। वो अंगूठा टेक जो वोटर है ना, वही उसका उत्तर देता है। एक सीजन, अभी आप राज्यपाल नहीं रहे, आपने कहा मैं उस पद पे था तो मैं कह नहीं पा रहा था, इसलिए आप आज इंटरव्यूज दे रहे हैं। आज भगत सिंह कोश्यारी एक सीजन पॉलिटिशियन को अगर मैं सवाल पूछूं, मेरा सवाल ये रहेगा कि करीब 30 साल की भाजपा और शिवसेना की जो गठबंधन था वो टूटा। आप जब आए तब वो गठबंधन बरकरार था, आपके राज्यपाल रहते ही वो गठबंधन चुनाव में भी गया। लेकिन जो सब कुछ हुआ उसका आकलन आप किस तरह देखते हैं? ये गठबंधन टूटने के को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं इसमें कमेंट नहीं, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, एक मेरा राजनेता के काम नाम पे नहीं, मैंने राजनीति भी छोड़ दी है। हैं? अब भाजपा में तो है ही नहीं, छोड़ दिया आपने। राजनीति केवल जितना तुम करते हो उतना ही मैं भी करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीति तो आप ही लोग करते हो। नहीं, कोश्यारी साहब, मैं ये एक सवाल ये मेरे को जानना था आपसे, क्योंकि आपने हिंदुत्व के नाम पे ये जो एक गठबंधन बना था, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, आपने वाजपेयी साहब के साथ काम किया है। गठबंधन का टूटना एक सीएम पद के लिए आपको लगता है हुआ था? नहीं, मुझे उससे कोई लेना नहीं, मैं उस प्रश्न पर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक प्रश्न है और उसका उत्तर केवल राजनेता ही दे सकते हैं, जो वहाँ के लोग हैं या जो केंद्र में बैठे हैं राजनीति में, जो सब राजनीति कर रहे हैं। वो राजनेता, राजनीति करने वाले, जिन्हें राजनीति करनी है वही उसका उत्तर देंगे। क्योंकि मुझे न महाराष्ट्र की राजनीति करने और यहाँ भी जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, और जनता की सेवा में हमेशा करता रहूँगा। और यदि महाराष्ट्र के प्रेमी लोग बुलाएंगे तो वहां भी जाऊंगा, तुम बुलाओगे तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा। लेकिन आपके विवादित बयान भी वजह बने राज में इस्तीफा देने की वजह वही थी, क्योंकि आपका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इसलिए देखो भाई, क्या वही वजह थी कि आपके विवादित बयान को लेकर बयान से आंदोलन किया? क्या लेना देना है? आप क्या उस दिन थे नहीं जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे राजभवन का, नहीं राजभवन का? मैंने उनके सामने कहा कि नहीं कहा कि मैं तो यहाँ से आने का भी इच्छुक नहीं था। ये केवल आपका स्नेह प्रेम और आप कार्यकर्ता पर, एक अपने सहयोगी पर विश्वास था कि आपने मुझे कहा
और मैंने आपके विश्वास के हिसाब से मैं यहाँ आ गया, ठीक है नहीं। और उसके बाद मैंने अनेक बार सभी से कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस उम्र में जा कर के राजनीति से परे होकर के समाज के काम करूँ। मेरे उत्तराखंड में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। कितने आपके यहाँ के महाराष्ट्र के एकन बड़े बड़े लोगों के भी जो ट्रस्ट के जो है फाउंडेशंस हैं, एनजीओज हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों यहाँ का भला हो, पहाड़ में ठीक हो। तो मेरे को यहाँ कुछ अपने यहाँ के लिए कुछ आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा उत्तराखंड के जीवन के अंतिम दिनों में कुछ सेवा कर सकूं तो बुरा है क्या? देवभूमि है और संत भूमि ते दिन रह आया, और आप जैसे संतों के वहाँ के राजनेता संतों के सबके संसर्ग में रह के आ गया। लेकिन तो आपने राज्यपाल रहते रहते जिन्होंने विरोध किया राज्यपाल सरकार का, उनको आपने पास किया। कंगना रनौत से लेकर सबको आपने पास किया। एक चिट्ठी भी आपने कोविड काल में लिखी थी जो बहुत विवादित रही, जिसमें आप पर आरोप लगे कि आप सरकार पर दबाव बनाते हैं जब धार्मिक स्थलों को कोरोना काल में खोला नहीं गया था। देखिए, उस पत्र की भाषा गलत हो सकती है लेकिन उसकी भावना गलत नहीं थी। क्योंकि अगर मदिरालय खुल रहे हैं और चीज़ें खुल रही हैं और मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बंद हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है भावोत्तेजक में, जैसे मैंने कहा कि कुछ शब्द गलत होंगे, उसके लिए ऑलरेडी हमारे गृह मंत्री कह दिया संयम रखना चाहिए था। उसमें मेरा आगे क्या बोलना उससे ज़्यादा। कोश्यारी साहब, कंगना रनौत को फिर आपने बहुत सपोर्ट किया, ऐसे भी आरोप आप पे लगे जब आप सरकार में थे, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलती थी। अब मेरे पास अगर उनको आरोप लगाने वाला कोई मेरे पास आता है, मैं उसे मना कर दूंगा? 302 का अपराधी है क्या? है? उतनी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कलाकार है, मेरे घर के, मेरे तो बिटिया है ना, और वो मेरे पास आती है। मेरे पास आने से उनको जलन क्यों होती है? बुलाते अपने पास, उनके पास भी चली जाती। बुला क्यों नहीं उन्होंने इस पास? कहते आओ बिटिया आओ, कहाँ कमी है क्या है, बात करते हैं उससे। उन्होंने क्यों नहीं बात की? तो एक सवाल ये भी है मेरा कि आपकी जो तड़के की शपथ ग्रहण हुआ, उस तड़के के शपथ ग्रहण की राजनीति अब भी लगातार चलती आ रही है। अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ही इसके पीछे थे, उनको सब पता था। आप उस समय शपथ दिला रहे थे तो आपके पास नंबर्स दिखाई दिए, लेकिन चर्चा तो कुछ हुई होगी। तेरी भी बात फिर से बता दो, आप इससे मुझे कोई लेना देना। क्या उद्धव जी की बातचीत अमित शाह जी से हुई? क्या अजीत पवार से, शरद पवार से, देवेंद्र जी की बातचीत हुई? वो लोग जाना है, वो मेरा विषय ही नहीं है, वो उन्हीं से पूछे। अच्छा, लेकिन कोई टिप्पणी तो कर ही सकता क्या है? कौन टिप्पणी करेंगे किसी पर? उनका विषय है। चर्चा तो आपने आज आ बैल मुझे मार, दूसरे के विषय में काहे को मुझे डालते हो? उनका विषय है, उनसे पूछो। नहीं, शपथ तो आपने दिलाई, फिर कहा शपथ दिलाई, मैंने विधि विधान से दिलाई। कोई आदमी आता है, इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है, आदमी अजीत पवार का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत योग्य आदमी है। शरद पवार जी तो खैर ऊंची बड़े हमारे राष्ट्रीय नेता है, ठीक है नहीं। उनके बारे में तो लवासा के बारे में हाईकोर्ट ने बहुत ही प्रशंसनीय कमेंट कर रखे हैं, तो उनके बारे में तो कुछ बोलूंगा ही नहीं जाते, ठीक है नहीं। तो इसलिए ऐसा आदमी आके कहता है, लिस्ट मेरे पास लाता है, मेरा काम था कि ठीक है करो, अब तुम समय थोड़ा मैंने ज़्यादा दिया होगा, उन्होंने कहा थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिए, ठीक है तुमको मैंने कहा सिद्ध तो करना पड़ेगा हाउस में, तो कोई परेड थोड़ी करता, मैं पहले बोल चुका हूँ आपसे, तो उसमें कहाँ गलत हो गया। अच्छा, एकनाथ शिंदे से भी आपके बहुत घनिष्ठ अच्छे संबंध रहे। एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री आप किस तरह उनका आकलन करेंगे, कैसे देखेंगे? मेरा काम ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है, नहीं ठीक है नहीं। एक ओपिनियन तो होता है मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। एकनाथ जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, अजीत जी भी बहुत अच्छे हैं, उद्धव जी तो संत आदमी हैं, पता नहीं राजनीति कितनी जानते मैं नहीं जानता। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी के बारे में काहे को मैं कमेंट करूँ ज़्यादा। बहुत अच्छे आदमी है एकनाथ जी, बहुत समझदार आदमी, जनता के आदमी हैं और जनप्रिय है। आखिर 3/4 विधायक उनके साथ चले गए, इसके माने जरूर जननेता होंगे। तभी उसको लेकर भी तो बोल रहे हैं, आरोप कर रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उनका सरकार जो खरीद रहा है, जो फरोख्त कर रहा है, उनसे पूछो। न मैंने खरीदा है न मैंने बेचा। अच्छा, शिवसेना एक बड़ी संगठन, आज उसका नाम और चिन्ह एकनाथ शिंदे इनके पास ना, ये विषय मेरे से मत पूछिए, ये तो केवल राजनेताओं से पूछे। मैंने आप सिर्फ अपनी बात रखेंगे कि आप पर जो आरोप लगे थे उस पर केवल मैंने जो कुछ कर पाया, जो सेवा कर पाया, या जो कुछ सही था गलत था, जिनको आप विवाद कहते हैं, है ना, मैं तो अपने को वहाँ अभी भी निर्विवादी मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पर किसी पे गलती हुई, मैंने कहा यस आई अपोलोजाइज, बाकी पर मैं कहे को बोलूँ कि विवाद है करके। अब कोई ये सोचे कि हम 100 बार झूठ बोलेंगे, कोई बोल के सच हो जाएगा, उसकी बात है। जहाँ तक आने की बात है, मैं तो कब से कह रहा था, पूछो देवेंद्र से, पूछो किसी से भी, पूछो अजीत पवार जी से, पूछो प्रफुल्ल पटेल से, सबसे पूछो।
नाना पटोले से पूछो, जब सब मेरे पास आए थे मैंने कहा भैया मेरी छुट्टी करा दो, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। बोले नहीं साहब आप तो यहीं रहिए। पूछो अपने मुंह से, कहा कि नहीं कहा उन्होंने। लेकिन तो कैमरे के इसलिए कहा कि वो एज ए व्यक्ति मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। अब उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां जो होती हैं, क्या मजबूरियां? जो भी हुई होंगी वो उनकी मजबूरियां होंगी, वो बोले होंगे तो मैं उसका कोई बुरा भी नहीं मानता, मैं उसको कोई दिल में भी नहीं रखता। वो आज भी मेरे मित्र है, आज भी सब मेरे मित्र है, सब नौजवान है, मुझसे छोटे उम्र में शरद जी को छोड़ दो तो ठीक है। और उनके भले की कामना करता हूँ, इस पार्टी के हो उस पार्टी के हो, मुझे इससे भी लेने देना नहीं, क्योंकि समा भारत है, हमको तो सब सारे भारत को आगे बढ़ाना है, हमको सारे समाज को आगे बढ़ाना है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे बतौर सीएम उनको सीधे थे, ट्रिक्स नहीं आती थी जिस तरह शरद पवार को ट्रिक्स आती हैं, मजबूरी में बनना पड़ा। फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि उद्धव अगर सरल नहीं होते, अगर वो किसी के ट्रैप में नहीं फंसे होते, उन्हीं का मेरे मुझसे कहते थे सब तो हमको बचाइए साहब, हमको बचाइए, उन्हीं का मेरे कहते थे। इसके माने कहीं नहीं कि उनके अंदर ये था कि भाई हम गलत फंस गए हैं, तभी तो 40 एमएलए एक साथ अलग हो गए। कौन से ट्रैप में फंसे? ट्रैप में फंसे नहीं तो क्या 40 आप 40 आदमी छोड़ के चले गए हैं। वो बड़ा साहब के इतना जिनका इतना आदर है, उनके सुपुत्र हैं और स्वयं भी एक कलाकार है, चित्रकार है, फोटोग्राफर है, अच्छा कलाकार है, क्रिएटिव माइंड का व्यक्ति है, ठीक है नहीं। आज एक प्रकार से तो जो हालत हुई है वो क्या उनको कष्ट होता होगा, नहीं होता, मुझे तो कष्ट होता है कि बेचारे का क्यों ऐसा हो गया। बुरा तो लगता है, कलाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी है, कहाँ फंस गया, किस चक्कर में फंस गया। महाविकास आघाड़ी सरकार जब बन रही थी उस समय आदित्य ठाकरे भी आपके संपर्क में लगातार आए थे, उनको वेटिंग पे रखा जा रहा था, उनको समर्थन पत्र नहीं मिल रहा था, कई बार आपसे संपर्क भी किया। क्या हुआ था उस समय? देखिए जब उनको केंद्र का उन्होंने कहा समर्थन लाते हैं, और मुझे उस दिन रोना आया, बेचारे इतना बच्चा मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, ठीक है नहीं, बोला अभी ला रहा हूँ, 3 बार बाहर गया, 4 बार बाहर गया, लेकिन खिलाड़ी तो खेल रहे थे ना। कौन खिलाड़ी और कौन खेल रहे थे? यू शुड अंडरस्टैंड, ऐसा क्वेश्चन मत खुल के बोलिए, थोड़ा हमको खबरें खिलाड़ी तो खेल खिला रहे थे, हैं, नहीं दिया तो नहीं दिया। और 3 दिन बाद जब वो लेकर के भी आए, समर्थन लेके भी आए, मेरे पास सब नेता आए, मैंने कहा अभी दूल्हा कहाँ है, अब दूल्हे के किस बिना कैसे बारात होती है। तो जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री बनाना था उन्होंने कहा जी हम तो बहुत बड़े हैं, जो आएगा राज्यपाल मेरे पास जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, आए ही नहीं। तो मैंने कहा भैया कम से कम लिखित तो लाओ ना उनसे कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ बहुमत, तब हम क्या इसको करके। आप ये बता, आपने कभी उसकी निंदा की क्या, आखिर वो आदमी क्यों नहीं किया वहां, कभी आप बोले क्या वो विवादित उसको होना चाहिए था कि मुझे होना चाहिए था। राज्यपाल के यहाँ किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो राज्यपाल के सामने जाने में ही जो है अपनी इंसल्ट समझता है, ये क्या अच्छा है क्या। फिर भी मैंने कहा चलो आपका बहुमत है, ठीक है, मुझे क्या करना, कोई मुझे वहाँ का वो शासन करना है क्या है। और फिर भी लिखने में 4 घंटे लग गए, जब तक प्रफुल्ल सॉरी वो उन्होंने शरद पवार जी ने उनको फोन, तब जाके लिख के भेजते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ मुख्यमंत्री बनने। तो ये ट्रैप एनसीपी का था, आप कह रहे हैं? मैं नहीं जानता एनसीपी सीपी, मैं ये नहीं जानता यार, ये ट्रैप की बात कर रहे हैं ना, किसके ट्रैप में फंसे? कोई होगा, किसी का ट्रैप होगा, परंतु अगर बुद्धि से लगाते तो ऐसा काम नहीं होता। यानी सीएम नहीं बनते तो आज नहीं बनते, या बनते बुद्धि से काम करना चाहिए, ठीक है नहीं। क्या आखिर आप पत्र भी नहीं दे रहे हैं, साथ भी नहीं चल रहे हैं, तो कम से कम इतने सीनियर लोग थे लोग, उनको कहना चलिए साहब साथ चले, अब कहते साहब हमारे नेता है, चलना चाहिए, बताओ जी। तो फिर वो तो अच्छा हुआ कि प्रफुल्ल पटेल समझदार आदमी है, उसने कहा तो आप सही कह रहे हैं साहब, है जब आदमी है ही नहीं सामने, अब कैसे कहते हैं साहब यही मुख्यमंत्री है, बताइए। तो आपने कभी देखा भी नहीं, कभी आपने इसको ध्यान भी नहीं दिया, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं आपके, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपने उस पर कभी भी नहीं कहा कि साहब ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये सब राजनीति में जो अगाड़ी पिछाड़ी चलती रहती है, अपने को क्या है कि महाराष्ट्र का अच्छा होना चाहिए, महाराष्ट्र इतना हमारा देश का सबसे एक प्रकार से आदर्श राज्य है। मैं तो महाराष्ट्र के पुलिस के लिए कहता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ भाई जरा ट्रैफिक पुलिस को बॉम्बे जाके सीखो ना कुछ, ठीक है नहीं। मैं तो यहाँ के किसानों को लेकर के जाता हूँ, कहता हूँ देखो भाई नासिक में कितने बढ़िया चीज़ें उगा रहे हैं, आज मैं सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं यहाँ आकर के मैं सबसे लोगों से बोलता हूँ ये करना चाहिए जिससे आगे बढ़े लोग। तो इसलिए महाराष्ट्र जो है
और अधिक उन्नत करें तो उसका हमको भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, और वहाँ इतना पोटेंशियल है, सब कुछ है। तो अब भगतदा राजनीति के परे अब देवभूमि या उत्तराखंड में आकर अपने लोगों के बीच अब प्रभु चाहेगा तो ये इच्छा है। क्या होगा, आगे किस प्रभु तरह आप आगे- आगे का समय आप कर जाए? आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पाहत धन्यवाद। राजा माजा पाहत रहा माजा एक बार वापस हमारे दर्शकों के लिए बोलिए, क्या कह रहे थे आप? पाहत रहा माजा। भगतसिंग कोश्यारी साहेब इथं आपल्याच ABP स्टाईलमध्ये माझा. उत्तर देत सगळ्या प्रश्नांची त्यांनी उत्तरं दिली आहेत आणि त्यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे की मी जे काही केलं ते माझ्या पदाची गरिमा राखून किंवा संविधानाच्या अत्तरीत राहून केलेलं आहे. कोणतंही काम मी संविधानाच्या पलीकडे जाऊन किंवा कोणाला राजकीय हेतू नुकसान करण्यासाठी केलं नाही आणि माझ्यावर लागलेले आरोप हे राजकीय होते, त्याला मी उत्तर राज्यपाल म्हणून दिलं नाही, पण आज त्यांनी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत आणि आपली बाजू जनतेसमोर ठेवली आहे. कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, देहरादून. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.